हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट इट्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ BOT? बोर्ड ऑफ ट्रेड, बैंक, बैक ऑन ट्रैक, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। इसका आंसर है बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। इसको BOT इस तरह से कहते हैं, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है कि कोई तो भी एक प्राइवेट कंपनी होती है, वो क्या करती है, कोई प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करती है, उसके बाद में उसको ऑपरेट करती है और फिर उसके बाद में उसको गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देती है। तो उसको हम कहते हैं बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर, BOT एंड टेंडर डॉक्यूमेंट। BOT ये जो सिस्टम है इसी को हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एक प्राइवेट कंपनी होती है वो भी एक पार्टनर के तौर पे काम कर रही है गवर्नमेंट के एक हिसाब से हम देखा जाए तो। प्राइवेट कंपनी क्या कर रही है, स्ट्रक्चर को खड़ा कर रही है, कोई हाईवे है उसको कंस्ट्रक्ट कर रही है, पूरी खुद की कॉस्ट के साथ में उस हाईवे को वो कंस्ट्रक्ट करेगी, उसके बाद में उसको ऑपरेट करेगी, उसको रन भी करेगी, टोल प्लाजास कंस्ट्रक्ट करेगी और उसके थ्रू पब्लिक से टोल्स कलेक्ट करके उसका जो खर्च था वो क्या कर लेगी, वसूल कर लेगी और फिर उसके बाद में उस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देगी। तो इसीलिए बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र BOT को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नाम भी दिया जाता है। BOT को और एक नाम है, BOT को बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र इस तरह से भी बोला जाता है। बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र मीन्स BOOT इस तरह से भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following can be used if government faces problems of fund? गवर्नमेंट के पास में अगर फंड्स नहीं हैं, पैसों की प्रॉब्लम है, उतना टैक्स कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट करने के काम होते हैं, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करने में गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम है, तो कौन सी मेथड गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है? ऑब्वियसली वो मेथड है बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, क्योंकि गवर्नमेंट को इस स्कीम में, BOT की स्कीम में कुछ भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। जो प्राइवेट कंपनी होती है वो खुद खर्च करती है, वो खुद उसको ऑपरेट करती है और वो खुद उसको ट्रांसफ़र कर देती है। मीन्स गवर्नमेंट को वो चीज़ फ्री में मिलती है देखा जाए तो एक हिसाब से, उसको कोई भी फंड बस अप्रूवल देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इन्विटेशन फॉर बिड? ऑप्शंस आर टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट, SD and EM. SD means security deposit. This is shortcut for security deposit, SD, and EM for earnest money. EM for earnest money. ये चीज़ें क्या होती हैं हम आगे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इन्विटेशन फॉर बिड? मीन्स बिड मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कौन सा है ये फॉलोइंग में से जो कि इनवाइट करता है कॉन्ट्रैक्टर को बिड को भरने के लिए? तो उसका आंसर है टेंडर। टेंडर ये एक ऐसी चीज़ है कि जब टेंडर फ्लैश होता है, अभी तो कैसा है, सिस्टम हो गई है, इंटरनेट के ज़रिए से हम टेंडर को फिलअप करते हैं। तो टेंडर जब फ्लैश होता है तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, उसको कोट करता है, उसको बिड करता है। तो टेंडर ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इन्वाइट करता है कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी जो काम है, जो वर्क है, उसको फिलअप करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेंडर इज इन्वाइटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर, द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग? ऑप्शन 1 इज राइट, ऑप्शन 2 इज रॉन्ग एंड आवर आंसर विल बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि टेंडर ये इन्वाइट कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता है, टेंडर ये कॉन्ट्रैक्टर भरता है, कॉन्ट्रैक्टर फिलअप करता है। और टेंडर को इनवाइट करने वाला कौन होता है? वो होता है डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो सकता है, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई आर्किटेक्ट हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, एनी पर्सन। तो टेंडर को इनवाइट कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता, टेंडर को इनवाइट ओनर करता है और कॉन्ट्रैक्टर उसको फिलअप करता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ डिपार्टमेंट wants a bid only from a
selected type of contractors, then which of the following type of the tender is invited। मिस डिपार्टमेंट क्या चाहती है कि ओनली कुछ खास लोग, लिमिटेड लोग ही इस टेंडर को फिलअप करें। तो उसके लिए कौन से टाइप ऑफ टेंडर को यूज़ किया जाता है? लोकल टेंडर, ग्लोबल टेंडर, लिमिटेड टेंडर एंड नेगोशिएटेड टेंडर। देखिए लोकल टेंडर में क्या होता है कि ये एक ओपन टेंडर होता है जिसके अंदर कोई भी आ सकता है और उस टेंडर को फिलअप कर सकता है। हर एक के लिए ये विजिबल रहेगा, कोई भी कैटेगरी का हो, हर कोई उस टेंडर को फिलअप कर सकता है और अगर उसकी किस्मत में रहा तो वो टेंडर उसको मिल सकता है। ग्लोबल टेंडर क्या होता है? ग्लोबल टेंडर, ग्लोब ये नाम से हमें पता चल रहा है, ग्लोब मतलब क्या होता है? दुनिया। मीन्स इंटरनेशनल लेवल पे वो टेंडर क्या होगा? फ्लैश होगा। मीन्स इंटरनेशनल लेवल पे उस टेंडर को फिलअप करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स वो फिलअप कर सकते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा हाईवे है, नेशनल हाईवे है, तो हो सकता है कि वो टेंडर को हमें क्या करना पड़े, फिर ग्लोबल करना पड़े कि चाइना की कंपनी भी उसके लिए कोट कर सकती हैं, इजराइल की कंपनी भी उसको कोट कर सकती हैं। इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी टेंडर हम बुला सकते हैं, तो उस केस में हम ग्लोबल टेंडर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि अगर डिपार्टमेंट चाहता है कि कोई ख़ास टाइप के लोग ही उस टेंडर को फिलअप करें, तो उसके लिए हम लिमिटेड टेंडर को यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा लिमिटेड टेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल? टेंडर डॉक्यूमेंट, टेंडर नोटिस, एस्टिमेट एंड ड्राइंग्स। तो हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा टेंडर नोटिस। टेंडर नोटिस किसको बोलते हैं? अभी हमने टेंडर के बारे में समझ लिया। टेंडर होता क्या है? टेंडर डिपार्टमेंट इनवाइट करता है और कॉन्ट्रैक्टर उसको कोट करता है, कॉन्ट्रैक्टर उसको फिलअप करता है। लेकिन टेंडर नोटिस ये क्या होती है कि ये एक इनविटेशन का एक फ्रंट, थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू जिसको हम कहेंगे कि टेंडर नोटिस के ज़रिए से ही कॉन्ट्रैक्टर को ये पता चलता है कि ऐसा ऐसा काम इस डिपार्टमेंट का, इतने ड्यूरेशन का, इस लोकेशन पे हमें ये निकला हुआ है, इसका टाइम पीरियड इतना है। उसको क्या मिलता है? ब्रीफ आइडिया मिलती है टेंडर नोटिस के ज़रिए से। और ये टेंडर नोटिस कौन पब्लिश करेगा? ऑब्वियसली डिपार्टमेंट पब्लिश करेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट क्या चाहता है कि लोगों को पता चले कि ऐसा ऐसा काम ओपन अप होने वाला है, कॉन्ट्रैक्टर्स को पता चले। और कॉन्ट्रैक्टर्स को पता चलेगा किसके ज़रिए से? टेंडर नोटिस के ज़रिए से पता चलेगा। तो टेंडर नोटिस क्या होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए, एज शॉर्ट एज पॉसिबल। ऐसा नहीं कि टेंडर नोटिस हमने इतनी बड़ी बना दी, इतनी डिटेल में बना दी कि उसके अंदर पूरी डिटेल्स आ गई। अब वो टेंडर नोटिस जब हम पेपर में पब्लिश करेंगे तो पेपर का पूरा जो फ्रंट पेज था वो पूरा फ्रंट पेज कवर कर लिया, और उतनी ज़्यादा डिटेल्स देने की ज़रूरत तो थी ही नहीं, लेकिन फिर भी दे दी, जिसकी वजह से ज़बरदस्ती हमारी जो कॉस्ट रहेगी, किस बात की कॉस्ट? पब्लिशिंग की कॉस्ट। पेपर में जब हम पब्लिश कर रहे हैं तो उसकी भी कॉस्ट लगती है, तो वो कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जो कि अननेसेसरी है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ट्राई करना चाहिए कि टेंडर नोटिस क्या हो? शॉर्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी इंक्लूडेड इन टेंडर नोटिस? टेंडर नोटिस में कौन कौन से पॉइंट्स होना चाहिए? फर्स्ट वन इज़ नेम ऑफ अथॉरिटी इन्वाइटिंग द टेंडर। नेक्स्ट, नेम ऑफ वर्क एंड इट्स लोकेशन, एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड टाइम लिमिट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर ऑब्वियसली हमारा यहाँ पर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। टेंडर नोटिस जो हम देंगे वो तो शॉर्ट होना चाहिए, लेकिन इतनी भी शॉर्ट नहीं कि फिर कॉन्ट्रैक्टर को पता ही नहीं चल रहा ठीक से कि भाई ये काम क्या है, इसका लोकेशन क्या है। तो मिनिमम क्या क्या चीज़ें टेंडर नोटिस में होनी चाहिए? अथॉरिटी कौन है, कौन सा डिपार्टमेंट ये टेंडर फ्लैश कर रहा है, ओपन कर रहा है, वो पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर को। कौन सा काम है, काम का नाम, लोकेशन कहाँ पर है, वो पता होना चाहिए। काम की जो कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट, वो कितनी है, वो पता होना चाहिए। काम को कंप्लीट करने का जो ड्यूरेशन है वो पता होना चाहिए। इसके अलावा अर्नेस्ट मनी कितनी उसको डिपॉजिट करनी रहेगी टेंडर के साथ में, वो उसको पता होना चाहिए। और उसके बाद में डिफरेंट लास्ट डेट, प्लेस ऑफ टाइम एंड रिसिप्ट ऑफ टेंडर वगैरह वगैरह, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चीज़ें जो होती हैं कॉन्ट्रैक्टर को जो पता होना चाहिए एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द टेंडर, वो सारी चीज़ें हम उसमें इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which of the following should be deposited along with the tender by the contractor to show the interest of contractor to secure the work? ऐसी कौन सी चीज़ है फॉलोइंग में से? सिक्योरिटी डिपॉजिट, अर्नेस्ट मनी, बैंक गारंटी
या टेंडर फीस, इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि कॉन्ट्रैक्टर को डिपॉजिट करना होती है जब वो कोई टेंडर भर रहा हो, कोई टेंडर वो फिलअप कर रहा हो, तो उसी के साथ में उसको इतना अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। क्यों डिपॉजिट करना होता है? टू शो द इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर टू सिक्योर द वर्क। उसका रीज़न ये है कि उतना अमाउंट हम इसलिए डिपॉजिट कर रहे हैं कि सो दैट द कॉन्ट्रैक्टर इज़ रियली वांट्स टू डू दैट वर्क। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी ये एक ऐसी मनी होती है जो कि कॉन्ट्रैक्टर को डिपॉजिट करना होती है एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द टेंडर। साथ ही में कुछ अमाउंट उसको फिलअप करना पड़ता है एडिशनली। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि कॉन्ट्रैक्टर सच में वो काम करने के लिए राज़ी है या नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, जिनका काम ही होता है कि दूसरे का काम बिगाड़ना। वो काम करना तो चाहता नहीं था, लेकिन वो क्या कर बैठे बैठे मजाक में भर दिया टेंडर, पैसे तो कोई लग नहीं रहे। तो इसीलिए एक सर्टन अमाउंट इस डिपार्टमेंट रखती है कि ही इज़ रियली अर्नेस्ट फॉर डूइंग दैट वर्क। इसीलिए उस मनी को हम कहते हैं अर्नेस्ट मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ What is the percentage range of earnest money deposit? EMD means earnest money deposit, 1 to 2%, 2 to 10%, 5 to 10%, 2 to 5%। तो इसका अमाउंट है 1 से 2%। जो कुछ भी काम की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, उस एस्टिमेटेड कॉस्ट की 1 से 2% की वैल्यू कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर फिलअप करते टाइम पे उतना अमाउंट साथ में भरना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 10 लाख का टेंडर है या 1 लाख का टेंडर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए 1 लाख का टेंडर है, कॉन्ट्रैक्टर उसको फिलअप कर रहा है, तो 1 लाख का 1% मीन्स 1000 रुपीज़ उसको एडिशनली क्या करना पड़ेगा, टेंडर को फिलअप करते टाइम पे एज एन अर्नेस्ट मनी उसको पे करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली दिस मनी इज़ टेम्पररी मनी। अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर नहीं मिलता है तो ये 1000 रुपीज़ उसको क्या हो जाएंगे, रिटर्न मिल जाएंगे, उसके अकाउंट में रिटर्न आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्नेस्ट मनी कैन बी डिपॉजिटेड इन डैश डैश फॉर्म, चलन, चेक, बैंक ड्राफ्ट, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। जो अर्नेस्ट मनी कॉन्ट्रैक्टर डिपॉजिट करेगा वो किसी भी फॉर्मेट में डिपॉजिट कर सकता है। इफ़ द कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू स्टार्ट द वर्क विच इज़ allotted to him, then the earnest money is returned to him. The statement is right or wrong? देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर काम को स्टार्ट नहीं कर पाया, इसका मतलब क्या कि कॉन्ट्रैक्टर को काम मिल चुका था, टेंडर कॉन्ट्रैक्टर को अलॉट हो चुका था, लेकिन अब वो काम अलॉट होने के बाद में भी कॉन्ट्रैक्टर उस काम को शुरू नहीं कर पा रहा है। अब वो रीज़न क्या है, वो रीज़न एक अलग बात है। तो उस केस में जो अर्नेस्ट मनी उसने टेंडर फिलअप करते टाइम पे जो डिपॉजिट की थी, ये स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है कि देन द अर्नेस्ट मनी इज़ रिटर्न टू हिम। अब अगर कॉन्ट्रैक्टर वो काम को स्टार्ट नहीं कर पा रहा है, काम उसका क्या हो गया है, उसको अलॉट हो चुका है, लेकिन वो काम शुरू नहीं कर रहा, तो जो अर्नेस्ट मनी उसने जो फिलअप की थी उसको रिटर्न कर दी जाती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि कॉन्ट्रैक्टर काम अलॉट होने के बाद में भी काम नहीं कर रहा है, तो उसकी जो अर्नेस्ट मनी होती है वो फॉरफिट हो जाती है। टेक्निकल जो वर्ड है वो है फॉरफिट। डिपार्टमेंट क्या कर लेती है, वो जो मनी है उसको जब्त कर लेती है, कॉन्ट्रैक्टर को रिटर्न नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्नेस्ट मनी कैन बी कन्वर्टेड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट इफ द वर्क इज अलॉटेड टू द कॉन्ट्रैक्टर। द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। अगर कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर अलॉट हो जाता है, वो काम मिल जाता है, तो जो अर्नेस्ट मनी उसने डिपॉजिट की थी वो मनी सिक्योरिटी डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाती है। ये बात करेक्ट है, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट एक एडिशनल और अमाउंट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्टर को भरना होता है आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ द टेंडर। टेंडर मिलने के बाद में उसको क्या होता है, और कुछ अमाउंट भरना होता है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो जो पहले से उसने ऑलरेडी अर्नेस्ट मनी फिलअप कर रखी हुई है, डिपॉजिट कर रखी हुई है, उसको क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द परसेंटेज रेंज ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, 1 to 2%, 2 to 10%, 8 to 10%, 2 to 5%। तो इसका आंसर है 2 to 10%। इस रेंज में सिक्योरिटी डिपॉजिट
का परसेंटेज होता है। अभी देखो हमने अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट देखा था 1 से 2% होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट कब डिपॉजिट करना होता है? जब टेंडर अलॉट हो जाता है तभी। हर एक को डिपॉजिट करने की ज़रूरत होती है क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट? नहीं, लेकिन अर्नेस्ट मनी हर एक को भरना ज़रूरी है, कंपलसरी है। और जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जिसको टेंडर मिल गया, उसको अर्नेस्ट मनी रिटर्न नहीं दी जाती, उसको क्या करना पड़ता है? एडिशनली और सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना पड़ता है, जो कि 2% से 10% इसमें वेरी कर सकता है। डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट उसको कितना परसेंट भरने के लिए कहते हैं। और जो बाकी के कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने टेंडर को फिलअप किया था, उन लोगों को क्या होगा कि जो उन्होंने अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट की थी वो उनको रिटर्न मिल जाएगी। और सिक्योरिटी डिपॉजिट उन लोगों को तो भरने का कोई सवाल ही नहीं आता, क्योंकि उनको टेंडर मिला हुआ नहीं है। सिक्योरिटी डिपॉजिट सिर्फ वही भरता है जिसको टेंडर अलॉट हुआ है। कितना होगा वो? 2% से 10% के बीच में होगा। और अर्नेस्ट मनी कितना होता है? 1% से 2% के बीच में होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 1 लाख का टेंडर है, और मान लीजिए 1 लाख के टेंडर में अर्नेस्ट मनी का जो परसेंटेज है डिपार्टमेंट ने फिक्स किया है 1%। तो जब टेंडर फिलअप कर रहा था कॉन्ट्रैक्टर, तो उसने 1000 रुपीज़ ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया एज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अब क्या हुआ कि टेंडर ओपन हुआ, सबसे लोवेस्ट टेंडर उसका था, तो उसको क्या मिल गया? टेंडर मिल गया। अब उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का परसेंटेज मान लो डिपार्टमेंट ने 2% फिक्स किया हुआ है, तो उसको अब 2% मीन्स 1 लाख का 2% मीन्स 2000 रुपीज़ उसको डिपॉजिट करना नहीं पड़ेगा। उसने जो पहले से 1000 रुपीज़ मीन्स 1% डिपॉजिट कर रखा है, वो क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट में इंक्लूड हो जाएगा, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और बचेगा कितना? 1000 रुपीज़ मीन्स उसको एडिशनली और 1000 रुपीज़ मीन्स टोटल 2% सिक्योरिटी डिपॉजिट का वहाँ पर जमा हो जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी against the materials or machineries supplied by the department? EMD means earnest money deposit, SD means security deposit, bank draft, all of the above। तो हमारा यहाँ पे आंसर है सिक्योरिटी डिपॉजिट। देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट होता क्या है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर को जब कोई काम मिल गया तो वो क्या करेगा? काम की शुरुआत करेगा, काम करना शुरू कर देगा। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट जो इनवाइट कर रहा है टेंडर को, वो क्या करता है? कुछ मटेरियल सप्लाई करता है कॉन्ट्रैक्टर को, या तो कुछ मशीनरी सप्लाई करता है डिपार्टमेंट को। तो फिर ये इसकी सिक्योरिटी के लिए डिपार्टमेंट के पास में क्या होना चाहिए? कुछ तो होना चाहिए ना। अभी मान लीजिए जीसीबी दिया, जीसीबी कितना महंगा होता है। अब कॉन्ट्रैक्टर ने मान लीजिए धोखा कर दिया, वो लेके चला गया, तो फिर क्या होगा? कोई प्रॉब्लम्स होंगे। तो इसीलिए एक सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं? एक अमाउंट डिपॉजिट करके रखते हैं डिपार्टमेंट अपने पास में। इसके और भी बहुत सारे रीज़न है सिक्योरिटी डिपॉजिट रखने के लिए, सिर्फ यही मशीनरीज़ वगैरह की सिक्योरिटी के लिए नहीं। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया, अब वो काम अच्छी क्वालिटी में नहीं किया, तो हम क्या करते हैं? फिर जो अमाउंट उसने डिपॉजिट करके रखा है सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसमें से हम क्या करते हैं? उतना माइनस कर लेते हैं। या तो फिर अगर उसने कुछ तो भी गड़बड़ कर दी, आज ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, या तो फिर बैड वर्कमैनशिप है, तो एक क्या होता है उसके पास में? एक फियर होता है, एक डर होता है कि भाई मेरा कुछ पैसा वहाँ पर अटका हुआ है। तो उसकी वजह से वो क्या करता है? काम की क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिक्योरिटी डिपॉजिट इज रिलीज्ड टू द कॉन्ट्रैक्टर बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क, जस्ट कंप्लीशन ऑफ वर्क, नॉट रिटर्न एट ऑल। सिक्योरिटी डिपॉजिट हम कॉन्ट्रैक्टर को रिटर्न करते हैं या नहीं करते हैं? तो आंसर रहेगा हम रिटर्न कर देते हैं। लेकिन हम कब रिटर्न करते हैं? तो इसका आंसर है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। जब तक के उसका काम कंप्लीट नहीं होगा, तो जो 2% से 10% के बीच की जो अमाउंट है, उस अमाउंट को हम क्या करते हैं? होल्ड करके रखते हैं अपने पास में। हम कॉन्ट्रैक्टर को रिटर्न नहीं करते किसी भी सूरत में, जब तक के कि उसका जो काम है वो पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हो जाए। कंप्लीट होने से पहले तो हम उसको बिल्कुल भी नहीं देते हैं, और जस्ट कंप्लीट हुआ और तब उसने मांगनी शुरू कर दी, हम उसको तब भी नहीं देते। हम मिनिमम एक मानसून पीरियड क्या करते हैं? काम को गुजर जाने देते हैं, एक पानी देखने देते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं।
एक पानी गुजरने के बाद में भी देखते हैं कि उसने जो काम किया है, एक मानसून पीरियड ओवर होने के बाद में भी अगर हम देखें कि उसने जो काम किया है वो क्या है, अच्छा है, क्वालिटी में है और उसमें कोई तो भी प्रॉब्लम्स नहीं हुए हैं, तो फिर हम सिक्योरिटी डिपॉजिट को हम क्या कर देते हैं, उसको रिलीज़ कर देते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं। और अगर वो ठीक नहीं होता, लीकेजेस शुरू हो जाते हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, फ्लोरिंग ठीक से नहीं थी, फ्लोरिंग को ये हो गया, तो हम क्या करेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं कि तू ये काम ठीक करके दे दे और उसका पैसा हमारे पास में रिटेन किया हुआ रहता है, जिसकी वजह से वो करके दे देता है। और अगर मान लो उसने नहीं किया तो फिर हम उसकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की जो अमाउंट हमारे पास होती है उस अमाउंट से उस रिपेयर को करते हैं। ठीक है, तो उसका रीज़न ये है कि हम कंप्लीशन से पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट को कॉन्ट्रैक्टर को कभी भी नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड मे बी 1 monsoon सीजन, 6 months, 12 months, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, इसका मतलब क्या होता है, मैं पहले आपको वो समझाता हूँ। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक जिम्मेदारी, पीरियड का मतलब टाइम, और डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, ख़राबी। मतलब एक ऐसा टाइम, एक ऐसा पीरियड कि जिसमें कॉन्ट्रैक्टर को डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करके देना, उसको ठीक करके देने की जिम्मेदारी होती है, उसको हम कहते हैं डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। मतलब क्या कि कॉन्ट्रैक्टर ने मान लीजिए एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, कंप्लीट हो गई, ठीक है, अब कंप्लीट होने के बाद में उसका फंक्शनिंग शुरू हो गया, लेकिन कुछ तो भी टाइम डिपार्टमेंट उसको फिक्स करके देगा। 6 months भी हो सकता है, वो 12 months भी हो सकता है, वो 1 मानसून सीज़न भी हो सकता है, कितना भी टाइम हो सकता है, वो पहले से डिफाइंड रहेगा। और उस पीरियड तक के कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी रहेगी कि अगर वो स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ डिफेक्ट नज़र आता है, तो क्या करेगा, डिपार्टमेंट नोटिफाई करेगा कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर की ये जिम्मेदारी रहेगी कि उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर दे। तो इसीलिए उस पीरियड को हम कहते हैं डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। ये पीरियड एक मानसून सीजन का भी हो सकता है, 6 months का भी हो सकता है, 12 months का भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोवेस्ट टेंडर कैन बी रिजेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। टेंडर मिलता किसको है, टेंडर जब फ्लैश होता है तो उसमें तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स उस टेंडर को फिलअप करते हैं। कोई 5% बिलो भरेगा, कोई 10% बिलो भरेगा, कोई एस्टिमेटेड रेट पे भरेगा, कोई बोलेगा मैं एस्टिमेट से ज़्यादा पे काम करूँगा, 5% अबव भरेगा, 10% अबव भरेगा। ऐसे डिफरेंट परसेंटेज के अंदर क्या हो जाएंगे, रेट हर कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग रेट पे कोट करता है। लेकिन डिपार्टमेंट तो वही चाहेगा कि जो सबसे कम में इस काम को करके देने के लिए तैयार है, टेंडर तो वो उसी को अलॉट होगा। तो हमेशा या जनरल में देखा जाए तो टेंडर हमेशा उसी को मिलता है कि जो सबसे लोवेस्ट रेट जो कोट करता है उसको टेंडर मिलता है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि द लोवेस्ट टेंडर कैन बी रिजेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अब अगर कोई जो सबसे लोवेस्ट रेट कोट किया है लेकिन उसके बाद में भी हम उसको टेंडर नहीं देंगे, क्यों? अब ये तो कॉमन सेंस से हट की बात हो गई ना, ये सबसे कम में काम करके देने के लिए तैयार है, फिर भी हम उसको काम नहीं दे रहे हैं, कोई दूसरे से काम करवा रहे हैं। तो रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है कि हम लोवेस्ट टेंडर को काम नहीं दे रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि टेंडर इज़ नॉट सबमिटेड इन द पर्टिकुलर फॉर्म। उसने फिलअप करते टाइम पे ही बहुत सारा गलतियाँ कर दी, या तो फिर टेंडर फिलअप करने के लिए साथ में क्या होता है, हमें अर्नेस्ट मनी को भी डिपॉजिट करना पड़ता है, उसने वो डिपॉजिट नहीं की, या तो फिर उसने फिलअप करते टाइम पे कुछ कंडीशंस लगा दिए हैं। स्पेशल कंडीशन मीन्स कॉन्ट्रैक्टर की खुद की कंडीशन है कि मुझे ये होना, मुझे वो होना, मुझे ऐसा मटेरियल ला के देना चाहिए, कुछ तो भी कंडीशंस भी लगा दिए हैं साथ में। भले ही उसने सबसे कम रेट में काम करके देने के लिए वो तैयार है, लेकिन कंडीशंस लगा रहा है, शर्त लगा रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे सिचुएशंस में लोवेस्ट टेंडर को टेंडर अलॉट नहीं करना चाहिए। इसमें और भी बातें हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर सबसे लोवेस्ट रेट कोट कर रहा है, हमको ऐसा पता चला कि वो कॉन्ट्रैक्टर ऐसा है जिसको एक्सपीरियंस है ही नहीं उस काम को करने का, पहली बार कर रहा है, तो वो फिर ये भी तो प्रोबेबिलिटी है ना कि वो काम अच्छे से नहीं करेगा, ख़राब करेगा।
या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर सबसे लोवेस्ट रेट कोट कर रहा है उसका रेपुटेशन बहुत ख़राब है, गुंडा है, मवाली है, हमें पता है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसका जो टेंडर है उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं, भले ही वो सबसे लोवेस्ट टेंडर हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैलिडिटी पीरियड। द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। राइट, ऑप्शन 1 इज राइट, ऑप्शन 2 इज रॉन्ग, आंसर इज राइट। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, इसको हम वैलिडिटी पीरियड भी कहते हैं। उसका रीज़न क्या है कि डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में अगर कोई डिफेक्ट होता है हमारे स्ट्रक्चर में तो कॉन्ट्रैक्टर उसकी जेब से उस खर्च को क्या करके उस खर्च को करेगा, उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करेगा। मतलब क्या है कि हमारे स्ट्रक्चर की उतनी पीरियड तक के क्या मिल जाती है, एक वैलिडिटी मिल जाती है एक तरह से, तो इसीलिए हम उसको डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड भी बोलते हैं। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड को वैलिडिटी पीरियड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल टेंडर्स कैन बी रिजेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अभी देखो, इसके पहले के क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि जो सबसे लोवेस्ट टेंडर है उसको कब रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन हम सारे के सारे टेंडर्स को क्या कर दे रहे हैं, रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो किस कंडीशन में रिजेक्ट करेंगे? चेंज इन डिज़ाइन इज़ फाउंड, कोलिजन अमंग द कॉन्ट्रैक्टर, लोवेस्ट टेंडर हैज़ कोटेड वेरी हाई रेट, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर यहाँ पर रहेगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। सिचुएशन ऐसी है कि हमने जो डिज़ाइन की थी वो डिज़ाइन के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताऊं कि अगर कोई स्ट्रक्चर था, कोई बिल्डिंग थी, हमने उसका एस्टीमेट ड्राइंग बनाया, एस्टीमेट बनाया, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लिया, टेक्निकल सेंक्शन लिया, बजट का प्रोविज़न हुआ, सब कुछ होने के बाद में हमने टेंडर फ्लैश किया और उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर्स ने उसको क्या किया, फिलअप भी कर दिया। लेकिन उसके बाद में इमीडिएटली हमें क्या करना पड़ता है, उस बिल्डिंग का जो 2 BHK थी मान लो वो 4 BHK में कन्वर्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें चेंज हो गई ना। तो इसको कहते हैं चेंज इन डिज़ाइन, सब कुछ चेंज हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पूरे के पूरे टेंडर्स को रिजेक्ट करना पड़ेगा, नया एस्टिमेट, नया ड्राइंग, सब कुछ नया करना पड़ेगा, नया टेंडर फ्लैश होगा। या तो फिर अगर हमें ऐसा पता चला कि कॉन्ट्रैक्टर के बीच में ही झगड़ा हो रहा है, उनका कुछ तो भी प्रॉब्लम्स चल रहा है, तो उसकी वजह से भी, या फिर अगर जो सबसे लोवेस्ट रेट जिसका है वो रेट ही बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो क्या आपको? मतलब अगर मान लीजिए कोई काम है, उस काम की करने की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है मान लीजिए वो 1 लाख रुपीज़ है, और इस 1 लाख रुपीज़ के काम को भरने के लिए मान लीजिए 5 कॉन्ट्रैक्टर आए हुए हैं, उनमें से एक ने उसकी जो कॉस्ट भरी है वो 5 लाख भरी है, दूसरे ने भरी है 4.5 लाख, तीसरे ने भरी है 4 लाख, चौथे ने भरी है 3.5 लाख और 5वें ने भरी है 3 लाख। मीन्स 5 कॉन्ट्रैक्टर थे और सबसे लोवेस्ट यहाँ पर अभी क्या मिलेगा हमें, 3 लाख का मिलेगा, लेकिन काम तो हमारा एक्चुअल में 1 लाख का ही है ना। तो जो देखने में तो सबसे लोवेस्ट टेंडर है, लेकिन उसने जो कोट किया है वो रेट वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वो 5 नहीं चाहिए भाई हमें, हम क्या करेंगे, सबके सब टेंडर को रिजेक्ट कर देंगे और नया टेंडर फ्लैश करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ if the department wants to change the last date of submission of tender after issuing the tender notice, then the department has no right to do so. The statement is right or wrong. देखिए मतलब क्या हो रहा है कि डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि टेंडर को फ्लैश कर दिया हुआ है। ठीक है, टेंडर नोटिस आ गई, टेंडर फ्लैश कर दिया हुआ है। अब डिपार्टमेंट को ऐसा फील हो रहा है कि जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ टेंडर है उसको चेंज करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है या कम करना चाहती है। तो ये डिपार्टमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है, डिपार्टमेंट के पावर में है या नहीं है। तो ये चीज़ डिपार्टमेंट के पावर में है। डिपार्टमेंट अगर चाहे तो डेट्स के अंदर चेंजेस कर सकती है, जबकि स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा था कि देन द डिपार्टमेंट हैज़ नो राइट टू डू सो। डिपार्टमेंट के पास में ऐसा करने का कोई हक नहीं है। स्टेटमेंट हमारा ऐसा कह रहा है कि अगर एक बार टेंडर नोटिस पब्लिश हो गई, टेंडर फ्लैश हो गया, तो उसकी डेट्स वगैरह में, सबमिशन वगैरह से रिलेटेड डेट्स में डिपार्टमेंट कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। डिपार्टमेंट अगर चाहे तो उसमें चेंजेस कर सकता है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।